कंपनी अकाउंट्स क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन जो है वो स्केड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट के ऊपर बेस्ड है। एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम मई जून 2021, पेपर 3 वेरिएंट 2। लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमारे पास इंसर्ट यानी कि सोर्स गिवन है। सोर्स में लिखा हुआ है द अकाउंटिंग ईयर ऑफ वाई लिमिटेड एंड्स ऑन 31 दिसंबर। For the year ended 31st December 2019, Y Limited had revenue of 8,06,400 and non-current asset turnover of 2.10 times। अब ये नॉन करंट एसेट टर्नओवर क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। ये बेसिकली एक रेशियो एनालिसिस का एक छोटा सा रेशियो है। हम लोग इवन सारे रेशियो एनालिसिस का जब टॉपिक पढ़ेंगे उसके अंदर कवर अप करेंगे, लेकिन ये एक रेलिवेंट रेशियो आ गया तो मैंने इस सवाल में से निकाला नहीं। मैं बोला आप लोगों को समझा दूंगा। सो नॉन करंट एसेट टर्नओवर, जब भी बात आती है ना टर्नओवर की, तो आप लोगों ने याद रखना है कि टर्नओवर के जो भी, अब वो नॉन करंट एसेट टर्नओवर होता है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर होता है, टर्नओवर बेसिकली नेट सेल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो नॉन करंट एसेट टर्नओवर का मतलब ये है, इसका अगर फॉर्मूला बताऊं, नेट सेल्स डिवाइडेड बाय नेट बुक वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट। ये आपको फॉर्मूला क्या बता रहा है? नेट सेल्स के हमने कितने पैसे कितनी अर्निंग्स करी डिवाइडेड बाय के हमारे टोटल नॉन करंट एसेट की नेट बुक वैल्यू कितनी थी। यानी कि अगर बहुत सिंप्लीफाइड वे में बोलूं तो ये फॉर्मूला आपको बताता है कि हर $1 का नॉन करंट एसेट जो आपके बिजनेस में मौजूद है उसने आपको कितनी अर्निंग्स कितना रेवेन्यू कमा के दिया है। सिंपल एज दैट। सो नॉन करंट एसेट टर्नओवर इज इक्वल टू नेट सेल्स अपॉन नेट बुक वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट। ये फॉर्मूला आगे जब रेशियो एनालिसिस करेंगे उसमें भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आपको बस इतना पता होना चाहिए कि नॉन करंट एसेट टर्नओवर इज इक्वल टू नेट सेल्स डिवाइडेड बाय नेट बुक वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट, ताकि हमारा ये वाला सवाल जो है वो डील हो जाए। तो आगे वो कहता है, आपको बताने के बाद ना, कि हमारे बिजनेस का रेवेन्यू है 806,400 और नॉन करंट एसेट टर्नओवर ऑफ 2.10 टाइम। मैंने आपको क्या बताया कि नॉन करंट एसेट टर्नओवर बता रहा है कि हर $1 का नॉन करंट एसेट जो मेरे बिजनेस में पड़ा हुआ है वो मुझे कितने का रेवेन्यू कमा के दे रहा है। तो यहां हमें ये जो 2.10 है ना, ये बता रहा है कि हर $1 के नॉन करंट एसेट के ऊपर आप 2.1 टाइम्स रेवेन्यू कमा रहे हो, यानी $2.1 का रेवेन्यू कमा रहे हो। तो पहले वो उस पार्ट में उसने ए पार्ट 1 में पूछा, स्टेट हाउ हाउ नॉन करंट एसेट टर्नओवर इज कैलकुलेटेड। तो ये मैंने आपको अभी बता दिया, नॉन करंट एसेट टर्नओवर इज इक्वल टू नेट सेल्स अपॉन नेट बुक वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट। तो मैं उसको यहाँ पे लिख भी देता हूँ, स्टेट हाउ नॉन करंट एसेट इज टर्नओवर इज कैलकुलेटेड। नेट सेल्स डिवाइडेड बाय नेट बुक वैल्यू, नेट बुक वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट। जो मैंने फॉर्मूला लिखा है बस उसी को यहाँ पे मैंने वन लाइन में बता दिया कि अगर आप नेट सेल्स को नेट बुक वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट से डिवाइड कर दोगे आपके पास आपका नॉन करंट एसेट टर्नओवर निकल कर आ जाएगा। पार्ट 2 के अंदर वो कह रहा है, एक्सप्लेन व्हाई अ कंपनी मे वांट टू नो दिस रेशियो। कंपनी को ये रेशियो क्यों जानना होता है? क्योंकि कंपनी को ना अपने नॉन करंट एसेट्स की एफिशिएंसी के बारे में जानना होता है। नॉन करंट एसेट्स की एफिशिएंसी से मेरा क्या मुराद है? नॉन करंट एसेट्स की एफिशिएंसी से यही मुराद है कि जो मैंने अभी आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दी थी ना, कि हर $1 के नॉन करंट एसेट के ऊपर बिजनेस कितना रेवेन्यू कमा रहा है। सो दिस इज बेसिकली टेलिंग अबाउट द एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस कितना एफिशिएंट है अपने नॉन करंट एसेट्स को लेके, यानी कि उसका नॉन करंट एसेट का जो यूजेज है वो कितना ज्यादा एफिशिएंट है। तो ये बिजनेस हर $1 के नॉन करंट एसेट पे $2.1 कमा रहा है। हो सकता है इसका कंपैटिटर अगर हर $1 के नॉन करंट एसेट के ऊपर $4 का रेवेन्यू कमा रहा हो, तो हम ये कहेंगे कि कंपैटिटर का बिजनेस ज्यादा एफिशिएंट है क्योंकि उसका नॉन करंट एसेट टर्नओवर हायर है। तो नॉन करंट एसेट टर्नओवर, it tells it tells about efficiency of business. It tells about efficiency of business in terms of how it is utilizing non-current assets. In terms of how it is utilizing non-current assets as, और यह इसको जो मैंने आपको बात बताई थी कि एज इट टेल्स कि हर $1 के नॉन करंट एसेट पे हमारा कितना रेवेन्यू बन रहा है, represents as it represents that how much that how much a business
is able to earn is able to earn on $1 worth of एनसीए, कि हम हर $1 वर्थ ऑफ एनसीए नॉन करंट एसेट के ऊपर कितनी अर्निंग्स कमा रहे हैं। दैट इज व्हाट नॉन करंट एसेट टर्नओवर टेल्स अस। और ये एक तरीके से बिजनेस की एफिशिएंसी के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर जिस बिजनेस का नॉन करंट एसेट टर्नओवर ज्यादा है, इसका मतलब वो सेम नॉन करंट एसेट को इस्तेमाल करते हुए ज्यादा पैसे कमा रहा है, ज्यादा अर्निंग कर रहा है, यानी कि उसका बिजनेस ज्यादा एफिशिएंट है। वो अपने नॉन करंट एसेट्स को ज्यादा एफिशिएंटली मैनेज कर रहा है। दैट इज वाई उसके सेम $1 के नॉन करंट एसेट पे $4 की अर्निंग है, और आपके नॉन सेम $1 के नॉन करंट एसेट के ऊपर सिर्फ लेट से $2.1 की अर्निंग है। पार्ट बी में क्या कहता है, कैलकुलेट द टोटल नेट बुक वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट्स ऑफ वाई लिमिटेड एट 31 दिसंबर 2019। तो उसने शुरू में आपको मैंने जो इन्फॉर्मेशन दिखाई थी, उसने इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई थी कि भाई हमारे पास जो रेवेन्यू है वो 806,400 का है, एंड नेट नॉन करंट एसेट टर्नओवर जो है वो 2.10 टाइम्स का है। फॉर्मूला मैं आपको अभी दिखा चुका हूँ, सिंपल सा फॉर्मूला नॉन करंट एसेट टर्नओवर का, नेट सेल्स डिवाइडेड बाय नेट बुक वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट। तो आपके पास ये नॉन करंट एसेट टर्नओवर की फिगर भी है 2.1, आपके पास नेट सेल्स भी है 806,400। तो आपको क्या निकालना है, आपको नॉन करंट एसेट की नेट बुक वैल्यू निकालनी है। सिंपल से सिर्फ फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज प्लग इन करूंगा और वैल्यू निकल कर आ जाएगी। जो हमारा फॉर्मूला था, अगर उसी को अप्लाई करें, 2.1 इज इक्वल टू, जो हमारे पास सेल्स की फिगर है दैट इज 806,400, 806,400, और डिवाइडेड बाय नॉन करंट एसेट की जो नेटबुक वैल्यू मुझे नहीं पता, तो वो मैं निकालूंगा। तो इसी को अगर मैं बेसिक सी मैथ्स लगाऊं, ये नॉन करंट एसेट जो अननोन है, इसको इक्वल टू के इस तरफ ले जाऊंगा और 2.1 को इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाऊंगा, तो 2.1 जो उधर मल्टीप्लाई हो रहा था इक्वल टू के दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो नॉन करंट एसेट की वैल्यू बन जाएगी 806,400 डिवाइडेड बाय 2.1, विच इज कमिंग अप टू बी एस 384,000। तो यानी कि 384,000 जो है वो हमारे बिजनेस की नेट बुक वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट्स है। उससे थोड़ा सा और आगे जाएं, तो अब जो हमारा सवाल करने का पर्पज है, ये सवाल जो हमने सेलेक्ट किया है वो 14 मार्क्स के लिए उसने क्या मांगा है, स्केड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट मांगा है। प्रिपेयर द नॉन करंट एसेट स्केड्यूल टू यूज एज अ नोट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। अब जो स्केड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट है, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको दे देता हूँ। वैसे मैंने कहा था कि इसको रिकॉर्डिंग भेजी थी, देख के आनी है। नॉन करंट एसेट का जो स्केड्यूल होता है, उसके अंदर आपके बिजनेस के अंदर जितने भी नॉन करंट एसेट की टाइप्स है या क्लासेस हैं, जैसे कि इस बिजनेस के अंदर एक क्लास आपको लिखी हुई दिख रही है प्रॉपर्टी है, हाईलाइट कर देता हूँ। दूसरी क्लास आपको लिखी हुई दिख रही है प्लांट एंड इक्विपमेंट, और तीसरी क्लास आपको लिखी हुई दिख रही है फर्नीचर एंड फिक्चर्स है। तो बिजनेस के अंदर जितने भी नॉन करंट एसेट्स की टाइप है, हम दिखाते हैं नॉन करंट एसेट स्केड्यूल के अंदर कि उस नॉन करंट एसेट में की कॉस्ट के अंदर क्या मूवमेंट हुई है। लेट से अगर कोई एसेट खरीदा है तो वो ऐड होते हुए दिखाएंगे। ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट करेंगे कि भाई साल के शुरू में ये जो नॉन करंट एसेट है इसका ओपनिंग बैलेंस ये था, खरीदा है तो ऐड करेंगे, बेचा है तो माइनस करेंगे, और फिर क्लोजिंग बैलेंस दिखाएंगे। पहले ये मूवमेंट शो करेंगे कॉस्ट के अंदर, और फिर ये मूवमेंट शो करेंगे हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अंदर। तो बहुत ही आसान लफ्जों में कहूँ तो आप लोगों ने डेप्रिसिएशन के अंदर टी अकाउंट जब बनाते बनाते थे हम एएस के अंदर, तो उसमें हमने एक कॉस्ट का टी अकाउंट बनाते थे नॉन करंट एसेट से रिलेटेड, और दूसरा हम उसी एसेट से रिलेटेड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाते थे। इस केस में भी वही दो अकाउंट बनेंगे। इट्स जस्ट दैट कि वो टी अकाउंट की शेप में नहीं बनेंगे, वो वर्टिकल फॉर्मेट के अंदर बनेंगे। सो विल बी डूइंग द सेम थिंग, ओपनिंग बैलेंस प्लस एडिशंस लेस डिस्पोजल इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस, बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ अ टी, बट रादर इन अ वर्टिकल फॉर्मेट। तो किस तरीके से करेंगे ये अभी आपको दिखाता हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसमें कॉस्ट की हेडिंग डाल लें कि अभी हम कॉस्ट की मूवमेंट शो करने वाले हैं। अब कॉस्ट की मूवमेंट शो करने के लिए आपके पास प्रॉपर्टी की जो ओपनिंग, सबसे पहले आप स्टार्ट करते हो ओपनिंग बैलेंस है ना। आप स्केड्यूल बना रहे हो फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। तो साल स्टार्ट कब हुआ होगा, साल स्टार्ट हुआ होगा 1 जनवरी 2020 को। तो मैं लिख देता हूं कॉस्ट एज एट 1 Jan 2020 को। बच्चा यहाँ अगर ओपनिंग बैलेंस भी लिखना चाहे तो वो भी लिख सकता है, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। तो अब कॉस्ट एज इट 1 जनवरी 2020 कितनी थी। अब इस सवाल के अंदर जरा हम डाटा पे आ जाए, क्योंकि हमने डाटा इसके आगे पढ़ा ही नहीं ना, एडिशनल इन्फॉर्मेशन बहुत सारी गिवन है। तो फर्स्ट वील रीड द एडिशनल इन्फॉर्मेशन। कहता है वाई लिमिटेड क्लासिफाइज नॉन करंट एसेट्स इनटू 3 कैटेगरीज।
The accumulated depreciation at 31st December 2019 for each category was respectively property का, plant and equipment का, and then at last fixtures and fittings की, जो करंट ईयर वाली नहीं। आप अगर रियलाइज करो, करंट ईयर जो आपका है वो 31st दिसंबर 2020 को एंड हो रहा है। तो यहाँ पे जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है आपके पास, वो 31st दिसंबर 2019 की गिवन है, यानी कि पिछले साल की क्लोजिंग की गिवन है। जो पिछले साल की क्लोजिंग होती है वही अगले साल की ओपनिंग होती है। जी हमें पता है सर, वही अगले साल की ओपनिंग होती है। तो मैं यहाँ पे एरो बना के लिख देता हूँ कि ये 1 जन 2020 की जो प्रोविजंस फॉर डेप्रिसिएशन की वैल्यू है ना, ये इनको रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि जो पिछले साल 31 दिसंबर 2019 को जो क्लोज हुआ, वही 1 जनवरी 2020 को क्या होगा, ओपन होगा। एंड ये किसकी वैल्यूज है, मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। यानी कि इन तीनों कैटेगरीज के अंदर जो हमारे पास नॉन करंट एसेट पड़े हुए हैं, उनके ऊपर अब तक की, जब से वो एसेट खरीदे और जब से वो हमारे पास है, अब तक की साल के शुरू तक की जो भी टोटल डेप्रिसिएशन हमने चार्ज की है, उनकी फिगर्स हमारे पास गिवन है। आगे कहता है द नेट बुक वैल्यू ऑफ थ्री कैटेगरीज एट 31st दिसंबर 2019, अगेन पिछले साल का क्लोजिंग जो कि इस साल का ओपनिंग है। क्या कह रहा है सुनिएगा, कह रहा है कि जो नेट बुक वैल्यू है तीनों कैटेगरी की, इनको एक प्रोपोर्शन में डिवाइड कर दिया। और प्रोपोर्शन क्या है, 5:3:2। यानी कि 5+3+2 करो तो आपको पता चलता है कि भाई टोटल 10 हिस्से हैं, 5+3 8, 8+2 10। और उन 10 हिस्सों को डिवाइड किया हुआ है, जिसमें 5 हिस्से उसने किसको दिए हुए हैं, प्रॉपर्टी को दिए हुए हैं। 3 हिस्से जो है वो उसने इक्विपमेंट को दिए हुए हैं। और 2 हिस्से जो है वो उसने किसको दिए हुए हैं, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स को दिए हुए हैं। तो 5:3:3:2 के उसमें उसने क्या किया हुआ है, नेटवर्क वैल्यू को डिवाइड किया हुआ है। तो अब अगर आपको 31st दिसंबर 2019 पे ईच रिस्पेक्टिव क्लास ऑफ नॉन करंट एसेट की जो नेटबुक वैल्यू है वो निकालनी है, तो वो किस तरीके से निकालेंगे। आप अगर पहले पार्ट में जाओ, यानी कि जो बी पार्ट हमने किया था, उस पे हमने सेम डेट पे कैलकुलेट द टोटल, the word total over here is very important. Calculate the total net book value of non-current assets for Y Limited at 31st December 2019। तो आपने टोटल नेट बुक वैल्यू क्या निकाली थी जनाब, आपने टोटल नेट बुक वैल्यू निकाली थी 384,000। मैं उसको ऊपर मेंशन कर देता हूँ। आपने टोटल नेटबुक वैल्यू निकाली थी 384,000। एंड टोटल का जो वर्ड है वो यहाँ पे कंबाइन कर रहा है तीनों नॉन करंट एसेट्स की क्लासेस को। यानी कि तीनों नॉन करंट एसेट्स की क्लासेस की जो टोटल नेटबुक वैल्यू है वो आपने निकाली है $384,000। और उसी को अब वो कह रहा है कि आप डिवाइड कर दो, आप डिवाइड कर सकते हो इन द प्रोपोर्शन 5:3:2। तो आपको पता चल जाएगा कि जो 3,84,000 की बड़ी सी टोटल नेटबुक वैल्यू है, क्यूमुलेटिव ऑफ ऑल थ्री नॉन करंट एसेट्स क्लासेस, उसमें से हर क्लास की रिस्पेक्टिव कितनी नेटबुक वैल्यू थी। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, इट विल मेक मच मोर सेंस जब हम इसको लिखते हैं। तो पहला हमारे पास जो क्लास था दैट इज प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी का जो है वो हिस्सा है 5। तो आई राइट प्रॉपर्टी, टोटल नेटबुक वैल्यू आपकी फिक्स है तीनों एसेट्स की मिला के $384,000। टोटल हिस्से कितने थे जनाब, 5+3+2 10 थे। तो मैं इसको डिवाइड बाई 10 कर रहा हूँ। ठीक हो गया कि भाई 384 टोटल नेटबुक वैल्यू है, उसके 10 हिस्से हुए, डिवाइड बाई 10। और सिर्फ प्रॉपर्टी के अगर हिस्से की बात करूं तो प्रॉपर्टी के 5 हिस्से थे, तो मल्टीप्लाई बाय 5। तो 384,000 मल्टीप्लाई बाय 5/10, ये आपके पास निकल के आ रहा है $1,92,000, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, कि 31 दिसंबर 2019 को जो प्रॉपर्टी की रिस्पेक्टिव नेटबुक वैल्यू थी वो कितनी थी, 1,92,000 थी। अच्छा, ये बात हमारी ऑलरेडी हो चुकी है कि अगर हम 31 दिसंबर 2019 की नेटबुक वैल्यू निकालते हैं या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है, तो वो अगले साल की ओपनिंग बन जाएगी। यानी कि ये जो नेटबुक वैल्यू आप निकाल रहे हो, मैं ऊपर मेंशन कर देता हूं कि ये 1 जन 2020 की, यानी कि अगले अकाउंटिंग ईयर की ओपनिंग नेटबुक वैल्यूज है, विच इज ऑब्वियस ना, जो पिछले साल की क्लोजिंग नेटबुक वैल्यू वही अगले साल की ओपनिंग नेटबुक वैल्यू। सेम काम अगर मैं करता हूँ प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए, तो अगेन टोटल नेटबुक वैल्यू का सम तो सेम रहेगा 384,000, लेकिन प्लांट के हिस्से कितने हैं, 3 है। तो मल्टीप्लाई बाय 3/10। तो बस कैलकुलेटर में 5 की जगह में अगर 3 कर दूंगा, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 1,15,200। ये आ गई आपके पास प्लांट की नेटबुक वैल्यू। और लास्ट में था आपके पास फिक्चर्स। फिक्सचर्स के हिस्से और कम थे, फिक्सचर्स के सिर्फ 2 हिस्से थे। तो 3,84,000 टाइम्स 2/10, ये आपके पास कुछ आ जाएगा। अगेन सिर्फ कैलकुलेटर में 3 की जगह 2 करूंगा, तो 76,800 मेरे पास आ गया। क्या मेरे पास आ गया, फिक्सचर की नेटबुक वैल्यू। ये सारी की सारी तीनों नॉन करेंट एसेट्स की नेटबुक वैल्यू है
एट द स्टार्टिंग डेट ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, जो कि है 1 जनवरी 2020, क्योंकि उसने तो 31 दिसंबर 2019 को कहा है कि नेटबुक वैल्यू भी आपने 31 दिसंबर 2019 को निकाली थी। लेकिन अगेन वही बात, जो इस साल का क्लोजिंग वो अगले साल का क्या, वो अगले साल का ओपनिंग बन जाता है। तो अब ठीक है सर, आपने ओपनिंग नेटबुक वैल्यूज निकाल ली, लेकिन भाई हमें चाहिए क्या था, ये भी तो देखो, मुझे तो ओपनिंग कॉस्ट चाहिए थी। और मैंने अभी सिर्फ ओपनिंग नेटबुक वैल्यूज निकाली है तीनों नॉन करंट एसेट की, क्योंकि डेटा ही सिर्फ उस चीज का गिवन था कि मैं नेटबुक वैल्यूज निकाल सकूं ओपनिंग डेट पे। अब मुझे अगर, समझेगा बात तो, अब मुझे अगर ओपनिंग नेटबुक वैल्यूज से, ये मैं यहां मेंशन कर रहा हूं कि भाई ये मैंने नेटबुक वैल्यूज निकाली है इस डेट पे, अब मुझे अगर सेम डेट पे 1 जनवरी 2020 पे इन्हीं नॉन करंट एसेट्स की कॉस्ट निकालनी है, तो क्या किया करूंगा मैं। अब आपको पता है कि सर, मैं अगर यहाँ पे लिखूंगा सर, हमें पता है कि नेटबुक वैल्यू का फॉर्मूला होता है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, आपके पास नेटबुक वैल्यू तो है 1 जनवरी 2020 की, ठीक है ना। एंड इफ यू वांट टू फिगर आउट द कॉस्ट, तो आपको क्या करना है, कॉस्ट इज इक्वल टू नेटबुक वैल्यू, सिर्फ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को जहां इधर माइनस हो रहा है उधर ले जाके प्लस करा दूं, प्लस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो मुझे अब आप ये बताओ, क्या आपके पास 1 जनवरी 2020 की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। जी बिल्कुल है, यहाँ पे उसने लिखा हुआ था ना, द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एट 31 दिसंबर 2019, अगेन जो 31 दिसंबर 2019 को एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, वही बैलेंस ब्रॉट डाउन होकर 1 जनवरी 2020 की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बनेगी। और वो तीनों नॉन करंट एसेट्स के लिए गिवन है। तो पहले आपने ओपनिंग डेट पे नेटबुक वैल्यू निकाली, ओपनिंग डेट पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, यानी कि उन रिस्पेक्टिव एसेट्स की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपके पास गिवन है। अब आपने सिर्फ इन नेटबुक वैल्यूज के अंदर इनकी रिस्पेक्टिव डेप्रिसिएशन अगर ऐड बैक करा लो, जो मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया कि भाई नेटबुक वैल्यू के अंदर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऐड बैक करा लो, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, तुम्हारे पास हर उस एसेट की कॉस्ट निकल के आ जाएगी। तो यहाँ देखे, हमारे पास प्रॉपर्टी की नेटबुक वैल्यू हमने निकाली थी 1 जनवरी 2020 को, $1,92,000। इसके अंदर अगर मैं 1 जनवरी 2020 की जो प्रॉपर्टी की अब तक की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, दैट इज $1,28,000, अगर उसको ऐड करा दूं, तो ये कुछ आंसर बन जाएगा 192,000 प्लस 128,000। ये बन रहा है आपके पास कुछ 3,20,000। स्टार्टिंग डेट पे प्रॉपर्टी की कॉस्ट है हमारे पास 3,20,000। अगर इफ आई डू द सेम फॉर प्लांट, तो प्लांट की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी 1,68,800, तो प्लस 1,68,800। ये अगर हम करें 1,15,200 प्लस 1,68,800, तो ये आपके पास आ रहा है कुछ 2,84,000 का, 2,84,000। और फिक्चर्स के लिए जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी, दैट इज 1,01,200, तो इसके अंदर प्लस 1,01,200 कर दें, तो जनाब बन रहा है 76,800 प्लस 1,01,200, दैट इज कमिंग अप टू बी एस $1,78,000। तो जो पहला स्टेप था कि भाई हमें स्केड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट बनाते हुए ओपनिंग डेट पे कॉस्ट लिखनी होती है, तो तीनों रिस्पेक्टिव एसेट्स की कॉस्ट निकल के आ गई, 320, 284, 178। 320,000, 280,000, और लास्ट वाले की क्या थी, 178, 284 है, अच्छा ये 284 है, दिस इज 284, और ये कितनी थी, 178,000। अच्छा जी, इसका ना यहाँ पे फिर आप जो जो आपने ओपनिंग कॉस्ट लिखी है, इसका टोटल भी यहाँ लिखना होता है, ठीक है ना। तो मैं अभी टोटल्स पे नहीं जा रहा, क्योंकि टोटल्स में मैंने क्या करना है, सीधा 320 प्लस 284 प्लस 178 करूंगा, टोटल की फिगर आ जाएगी। तो वो सिर्फ जो भी आपने रो के अंदर जो आप रो के अंदर आप जो भी फिगर्स इनपुट कर रहे हो, उनका टोटल करोगे तो वो टोटल के टोटल वाले कॉलम में लिख दिया जाएगा। तो एंड में कर लेंगे, अभी फिलहाल ना भी करें तो वो एज सच कोई कॉन्सेप्चुअल चीज नहीं है, बस उसमें सम करके टोटल लिखना होता है। खैर सही कर, ठीक है सर, आपने बोला कि भाई स्केड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट के अंदर जो जितने भी नॉन करंट एसेट की क्लासेस हैं, उनके अंदर जो भी मूवमेंट आई है, चाहे उनकी कॉस्ट के अंदर मूवमेंट आई हो, चाहे उनकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अंदर मूवमेंट आई हो, वो हम शो करेंगे। जी बिल्कुल करेंगे। ओपनिंग कॉस्ट आपने लिख दी। अब ये सवाल थोड़ा सा घुमा के आया था, तो आपको ओपनिंग कॉस्ट निकालते हुए ही दो चार स्टेप करने पड़ गए, वरना जो थोड़ा अगर सीधा सवाल हो, जो कि टू में कम ही होता है, तो उसमें आपके पास ओपनिंग कॉस्ट डायरेक्टली भी गिवन हो सकती है और आपको सिर्फ यहाँ लिख दो। लेकिन यहाँ पे हमने ओपनिंग कॉस्ट निकाल ली। अब ओपनिंग कॉस्ट के बाद मैंने क्या कहा था, ड्यूरिंग द ईयर, या तो कुछ एसेट्स आपने खरीदे होंगे, जो एसेट्स खरीदे हैं तो उनके रिस्पेक्टिव एसेट्स की कॉस्ट को मैं एडिशंस के नाम से ऐड करके दिखाऊंगा।
कुछ एसेट्स अगर मैंने बेचे हैं यानी डिस्पोज ऑफ किए, तो जो एसेट डिस्पोज ऑफ हुए हैं उनकी जो भी कॉस्ट है वो मैं यहाँ पे डिस्पोजल के नाम से माइनस करके दिखा दूंगा। एंड अपेरेंटली लास्ट में मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस निकल कर आ जाएगा। अच्छा, सुनने में सिंपल लग रहा है। अब जरा एडजस्टमेंट्स पढ़ते हैं ना, वापसी एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे जाते हैं, क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ यहां तक एडिशनल इन्फॉर्मेशन को पढ़ा है, बाकी सारी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये देख रहे हो ना, पार्ट सी से पहले तक की सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नॉन करंट एसेट के स्केड्यूल से ही रिलेटेड है। तो पहली इन्फॉर्मेशन में कहता हूँ 1 जनवरी 2020 नया साल स्टार्ट कब हुआ है, जो करंट अकाउंटिंग ईयर है विच इज एंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2020, वो स्टार्ट 1 जनवरी 2020 को हुआ है। और उसने शुरू में ही कह दिया द प्रॉपर्टी वाज रीवैल्यूड एट $3,60,000। आपकी प्रॉपर्टी की जनाब देखें कॉस्ट कितनी है, 3,20,000। आप प्रॉपर्टी को लेके किधर जा रहे हो, 3,60,000 पे। तो जब आपकी प्रॉपर्टी के अंदर अब आपको दिख रहा है क्या आ रही है, सर अपवर्ड रीवैल्यूएशन आ रही है। अपवर्ड रिवैल्यूएशन। बेटा जो भी सवाल है प्लीज क्लास के एंड पे, मैंने बताया ना थोड़ा सा क्लास जल्दी कर ली, वो लंबा सवाल है, 8 बजे तक मुझे कोशिश करनी है ये खत्म करवा दूं। सारे सवाल आपके लूंगा, बिल्कुल टेंशन ना ले क्लास के एंड पे। तो आपके पास अब यहाँ पे जो ओपनिंग कॉस्ट है वो तो आ गई। और ओपनिंग कॉस्ट के बाद पहली एडजस्टमेंट भी उसने कहा है कि भाई हमारी जो प्रॉपर्टी है वो 3,20,000 से उठा के हम किधर ले गए, 3,60,000 के ऊपर ले गए, रिवैल्यू कर दिया हमने। अच्छा, मैंने अभी पोल लगाया था, पोल के अंदर मैंने कहा था क्या, जब एसेट रिवैल्यू होता है उसकी डेप्रिसिएशन राइट ऑफ करनी पड़ती है, तो आपने कहा था जी सर बिल्कुल, जो एसेट राइट ऑफ होता है तो जब एसेट रिवैल्यू होता है तो उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन राइट ऑफ करनी पड़ती है। तो इसके लिए अगर मैं आपको डबल एंट्री बनाऊं, क्योंकि ये डबल एंट्री भी पूछी जाती है, आपसे कहेगा रिवैल्यूएशन हुई है तो डबल एंट्री बना के दो कुछ सवालों में। तो डबल एंट्री कुछ इस तरीके से बनती है, आप कहते हो कि यार जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, जितनी भी उस एसेट पे चार्ज हुई है, प्रॉपर्टी के ऊपर कितनी चार्ज हुई है, 1,28,000, आप कहते हो उसको राइट ऑफ कर दो। क्या कर दो, उसको राइट ऑफ कर दो। तो 1,28,000 को डेप्रिसिएशन इज कॉन्ट्रा एसेट, जब बढ़ता है तो क्रेडिट, जब कम होगा तो डेबिट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1,28,000 से क्या होगा, डेबिट होगा। अब जब आपने डेप्रिसिएशन, सुनिएगा बात को, अब जब आपने डेप्रिसिएशन को राइट ऑफ कर दिया, वैसे तो आपके प्रॉपर्टी की जो नेट बुक वैल्यू थी साल के शुरू में वो कितनी थी, 1,92,000 थी। लेकिन अब जब डेप्रिसिएशन ही नहीं रही है, 1,28,000 एक तरीके से राइट ऑफ हो गया है, तो आपकी प्रॉपर्टी आपकी ओरिजिनल कॉस्ट 3,20,000 के ऊपर आके खड़ी हो गई है। अब आप इस 3,20,000 से ऊपर जा रहे हो नीचे जा रहे हो, तो भाई आपने तो प्रॉपर्टी को 3,60,000 पे रिवैल्यू किया है, तो आप 40,000 से ऊपर जा रहे हो, यानी कि 40,000 से अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो रही है। रिवैल्यूएशन रिजर्व आपको याद हो, इट इज पार्ट ऑफ 7 एलिमेंट्स ऑफ इक्विटी। याद है ना, 7 एलिमेंट्स ऑफ इक्विटी कराए थे, ओएससी, पीएससी, रिटेन अर्निंग, जनरल रिजर्व, शेयर, और क्या कहते हैं अपने एसेट रिप्लेसमेंट रिजर्व, और उसमें था फिर शेयर प्रीमियम और रीवैल्यूएशन रिजर्व। इट्स अ पार्ट ऑफ इक्विटी। अगर इक्विटी का कोई भी कंपोनेंट बढ़ रहा है, यहाँ भी कि यहाँ पे अपवर्ड रिवैल्यूएशन 40,000 से ऊपर की तरफ हो रही है, तो इक्विटी यानी कैपिटल की नेचर क्रेडिट होती है। अगर रिवैल्यूएशन रिजर्व बढ़ा है तो मैं रीवैल्यूएशन रिजर्व को 40,000 से क्या कर दूंगा, रीवैल्यूएशन रिजर्व को 40,000 से क्रेडिट कर दूंगा। और जो एसेट की कॉस्ट है जनाब, अच्छा ये मैंने उल्टी बात कर दी, नहीं नहीं नहीं, एसेट की रिवैल्यूएशन रिजर्व, सॉरी, 40,000 से क्रेडिट नहीं होगा, उल्टी बात कह दी मैं, रिवर्स, वापसी से करते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन राइट ऑफ हो गई एसेट की, तो एसेट अपनी किधर आ गया, कॉस्ट पे आ गया। 3,20,000 की उसकी कॉस्ट है। अब मैं आपसे ये पूछूं कि आप उसको कॉस्ट टू कॉस्ट कितना बढ़ा रहे हो, बेसिकली 40,000 की एंट्री बननी थी, लेकिन वो 40,000 की एंट्री बननी थी किसमें, कॉस्ट की उसमें, कि आपकी कॉस्ट ओरिजिनल कितनी थी एसेट की, 3,20,000 थी जब आपने डेप्रिसिएशन राइट ऑफ कर दी है। अब आप उसको 3,20,000 से किधर लेके जा रहे हो, 3,60,000 पे लेके जा रहे हो, यानी 40,000 से उसकी कॉस्ट क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। तो जो एसेट एट कॉस्ट है ना, उल्टी बात हो गई थी, एसेट एट कॉस्ट जो है वो होगा 40,000 से क्या जनाब, डेबिट। और जो इन दोनों का टोटल है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्लस एसेट एट कॉस्ट का, जो कि मेरे पास आ रहा है 168,000, दैट इज द अपवर्ड रिवैल्यूएशन। और जो मैंने आपको बात बताई थी कि रिवैल्यूएशन रिजर्व, क्योंकि इट हैज अ कैपिटल नेचर और वो जब बढ़ेगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा, तो 168,000 से मैं रिवैल्यूएशन रिजर्व को क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। अच्छा, कुछ बच्चों को अगर इस तरीके से समझने में मसला हो कि सर ये रिवैल्यूएशन रिजर्व की फिगर कैसे आई है, तो इसको निकालने का एक और बहुत आसान तरीका ये है कि आप देखो आपके एसेट की एट द डेट ऑफ रीवैल्यूएशन 1 जनवरी 2020 को आपके एसेट की नेट बुक वैल्यू कितनी थी, 1,92,000 थी। आप 1,92,000 से अपने एसेट को उठा के किधर लेके जा रहे हो, 3,60,000 पे लेके जा रहे हो। तो जो दोनों का डिफरेंस है 360 माइनस 192, यानी कि आप अपने एसेट की नेट बुक वैल्यू से उसको कितना ऊपर लेके जा रहे हो, एसेट की नेट बुक वैल्यू 192 है करंट डेट पे 1 जनवरी 2020 को,
आप उसको उठा के वहां से 3,60,000 पे लेके जा रहे हो, तो अगर आप अपने कैलकुलेटर्स में डालोगे तो उसका डिफरेंस मेरे पास 168 ही निकल के आ रहा है। दैट रिप्रेजेंट्स कि ये इतने से अपवर्ड रीवैल्यू हुआ है। तो जस्ट इन केस, क्योंकि काफी सारे सवालों में आप शायद ये देखो कि वो रिवैल्यूएशन रिजर्व की रिवैल्यूएशन के वक्त की डबल एंट्री मांगे, तो इस तरीके से डबल एंट्री बनेगी। अच्छा सर ठीक है, सब समझ आ गया, इस तरीके से डबल एंट्री बनेगी। अब बताएं कि स्केड्यूल के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट है, क्योंकि हम तो स्केड्यूल बना रहे हैं ना, हम तो डबल एंट्री नहीं बना रहे थे। स्केड्यूल के ऊपर इसका सिंपल सा इम्पैक्ट देखो। अभी कॉस्ट का सेक्शन बना रहे हो, एसेट एट कॉस्ट कितने से डेबिट हो रहा है, 40,000 से डेबिट हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मैं सीधा सीधा यहाँ पे लिखूंगा, रीवैल्यूएशन हुई है मेरी एक एसेट की, अपवर्ड हुई है रिवैल्यूएशन, और उसकी वजह से जो मेरा एसेट एट कॉस्ट जो इतनी लंबी करने का रीजन था ना, कि मैंने इतनी लंबी करके डबल एंट्री से समझाई, वो ये रीजन था कि आप देखो कि आपको पता लगाना पड़ेगा कि सिर्फ जो एसेट रीवैल्यू हो रहा है उसके कॉस्ट के ऊपर कितना इंपैक्ट आ रहा है। तो उसकी कॉस्ट के ऊपर 40,000 ऑन द डेबिट साइड इंपैक्ट आ रहा है। तो अब मैं इसको 3,20,000 को अगले पार्ट के अंदर रिवैल्यूएशन के नाम से 40,000 से इंक्रीज कर दूंगा, बढ़ा दूंगा। तो मैं यहाँ पे रिवैल्यूएशन 40,000 लिखूंगा। अगर रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड होती, जो मैंने इतनी लंबी कराई है वो इसलिए कराई है क्योंकि कुछ केसेस में रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड होती है और फिर रिवैल्यूएशन की वजह से अमाउंट ऐड नहीं होती, अमाउंट सब्ट्रैक्ट भी करानी पड़ जाती है कभी कभार। लेकिन इस केस में तो ऊपर गई है, ओरिजिनल कॉस्ट के मुकाबले आपकी जो रिवैल्यूड अमाउंट है वो ऊपर गई है। तो जितने से भी ऊपर गई है उतने से आपने एसेट की कॉस्ट को बढ़ा लिया। दैट इज वन थिंग, ठीक है। अब इसके बाद चलें, ये तो आपकी हो गई सेकंड एडजस्टमेंट, जिसमें उसने कहा था कि हमारा एसेट, बहुत कट शॉर्ट करके अगर बात बताऊं, उसने कहा था कि हम हमारे एसेट को, प्रॉपर्टी को 3,60,000 पे लेके जा रहे हैं। आपके एसेट की करंट कॉस्ट कितनी थी, 3,20,000 थी। आपका एसेट कितने से ऊपर जा रहा है, 40,000 से ऊपर जा रहा है। आपने इंक्रीज इन कॉस्ट करके दिखा दिया कि भाई 40,000 से रिवैल्यूएशन की वजह से हमारा जो प्रॉपर्टी है वो 40,000 से ऊपर गई है। क्योंकि जो भी मूवमेंट आई है आपको शो करनी है स्केड्यूल के अंदर, तो रिवैल्यूएशन की वजह से भी अगर कोई मूवमेंट आ रही है तो वो आपने शो करके दिखा दी। अगली एडजस्टमेंट में वो कहता है कि 1 मार्च 2020 को हमने ऑफिस का फर्नीचर खरीदा है जिसकी कॉस्ट 25,000 है। तो भाई आप अगर कुछ खरीदते हो, कुछ परचेज किया आपने, तो उसको आप लिखोगे एडिशंस। और ऑफिस का फर्नीचर खरीदा है आपने, कितने का खरीदा है, 25,000 का खरीदा है, तो एडिशंस 25,000 यहाँ पे शो हो गए। एंड देन उसके बाद उसने कहा है थर्ड एडजस्टमेंट के अंदर कि हमने जो है एक 1 जुलाई 2020 को एन आइटम ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट वॉज पार्ट एक्सचेंज फॉर अ न्यू आइटम। पार्ट एक्सचेंज ये होता है पुराना दो नया ले जाओ। तो 1 जुलाई को हमने एक पुराना इक्विपमेंट पार्ट एक्सचेंज करा लिया एक नए इक्विपमेंट के लिए। वाई लिमिटेड पेड कैश, वाई लिमिटेड हम यानी कि मेरा बिजनेस जो है, मैंने उस नए इक्विपमेंट के लिए कैश कितना पे किया, 34,000 पे किया है एज अ पार्ट पेमेंट ऑफ द न्यू आइटम। पार्ट पेमेंट क्या होती है कि आधी पेमेंट, पार्शियल पेमेंट। पार्शियल का मतलब होता है कि कंप्लीट पेमेंट नहीं है, ये पार्शियल पेमेंट है। तो मैंने उस नए एसेट के लिए कैश की उसमें कितनी पेमेंट करी है, 34,000 की पेमेंट की है। और फिर आके लिखता है द ओल्ड आइटम जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ओल्ड आइटम जिसको आप दे रहे हो, क्योंकि पुराना दो नया लो, तो जो पुराना दे रहे हो उसकी कॉस्ट है $35,000। और लिखा हुआ है कि वो फुल्ली डेप्रिशिएटेड था। फुल्ली डेप्रिशिएटेड का मतलब समझते हो ना, तो उसकी नेट बुक वैल्यू जीरो थी, यानी कि जितनी उसकी कॉस्ट थी उतनी ही उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करी हुई थी। तो उसकी नेट बुक वैल्यू सीधा सीधा कितनी हो गई, जीरो हो गई। और फिर भी कहता है कि इवन, क्योंकि वो इवन आफ्टर द फैक्ट कि वो फुली डेप्रिशिएटेड था, इट्स पार्ट एक्सचेंज वैल्यू वॉज $8,000। आपने जब पुराना दो और नया लो वाली स्कीम ली, तो उसमें नए इक्विपमेंट के ऊपर आपके सप्लायर ने आपको पुराने इक्विपमेंट की वजह से कितने पैसे कम लिए, आपसे $8,000 कम लिए। तो अब आपसे जो मेजर सवाल मेरा है कि भाई जो नया एसेट लिया है, इट इज एन एडिशन, बिजनेस के अंदर एसेट आया है, मुझे इसकी कॉस्ट बताओ। तो अगर कोई बच्चा कहता है कि सर इसकी कॉस्ट जो हमने कैश पे किया है $34,000 वो है, तो उसका जवाब गलत है। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए एक नोट भी छोटा सा लिख देता हूँ। कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट, कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट इन केस ऑफ पार्ट एक्सचेंज, कि अगर आप पार्ट एक्सचेंज करके कोई नॉन करंट एसेट खरीद रहे हो, इन केस ऑफ पार्ट एक्सचेंज, तो उस एसेट की, उस नॉन करंट एसेट की कॉस्ट निकालने के लिए आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप कहोगे कि कैश कितना पे किया है नया वाला एसेट खरीदने के लिए वो, प्लस पुराने वाले एसेट पे कितनी वैल्यू छोड़ दी गई है। तो पुराने वाले एसेट की जो पार्ट एक्सचेंज वैल्यू थी दैट वाज $8,000। ठीक है ना, या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पार्ट एक्सचेंज वैल्यू फिर, ताकि फॉर्मूला हो जाए, और नीचे में ये अपने पास आप लोग मेंशन कर लें, ये इसकी क्या है, पार्ट एक्सचेंज वैल्यू है। दोनों को ऐड करोगे तो जो न्यू कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट है, मैं लिख देता हूँ न्यू कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट। न्यू कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट यानी कि जो नया एसेट आ रहा है,
उसकी जो कॉस्ट है वो किसके बराबर होगी, कैश पेड जो कि इस एग्जांपल में 34,000 था, प्लस जो पार्ट एक्सचेंज वैल्यू है ऑफ ओल्ड एसेट, और क्लैरिफाई कर देता हूँ, पार्ट एक्सचेंज वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट जो कि इस केस में 8,000 थी। तो जो न्यू नॉन करंट एसेट की कॉस्ट है वो किसके बराबर हो गई, वो आपके बराबर हो गई $42,000 के। तो अब जो मैंने यहाँ एडिशंस लिखा था, तो प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर भी एक एडिशन हो रहा है ना, और वो जो एडिशन हो रहा है उसमें कितने का एसेट खरीद रहा हूँ, जो नया एसेट है उसकी कॉस्ट कितनी है, $42,000 इज द कॉस्ट ऑफ दैट न्यू इक्विपमेंट दैट आई एम बाइंग, जो कि मैंने यहाँ पे निकाल ली बाय यूजिंग वेरी बेसिक फॉर्मूला ऑफ कैश पेड, कि मैंने कैश कितना पे किया, और पुराने एसेट की वजह से जब मैंने उसको एक्सचेंज में लिया नए एसेट को, तो पुराने एसेट की वजह से कितनी वैल्यू उसने मुझे छोड़ दी है, यानी कि ओरिजिनल कॉस्ट वैसे 42 थी, लेकिन उसने 8,000 छोड़ दिया, तो मैंने सिर्फ 34 पे किया। लेकिन कॉस्ट रिकॉर्ड करते हुए मैंने दोनों अमाउंट्स को कंसिडर करना है, जो मैंने कैश पे किया वो भी, प्लस जो मुझे पुराने एसेट के ऊपर पार्ट एक्सचेंज वैल्यू की अमाउंट का जो बेनिफिट रिसीव हुआ है वो भी, दोनों को ऐड किया, तो न्यू एसेट की कॉस्ट निकल के आई $42,000। अच्छा, क्या ये यहाँ पे बात खत्म हो गई है, नो। जब भी आप नॉन करंट एसेट पार्ट एक्सचेंज कर रहे हो, मैंने क्या कहा, पुराना दो नया लो, तो नया लो तो उसको तो तुमने एडिशन से रिकॉर्ड कर लिया, हाँ सर ये हमने एक नया एसेट खरीदा है, 42,000 इसकी कॉस्ट है, भाई पुराना दिया भी तो है। तो जब आप एक एसेट को बिजनेस से निकाल देते हो तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डिस्पोज कर दिया। तो डिस्पोजल की मद में अब जो एसेट आपने बिजनेस से निकाला है उसकी मूवमेंट भी तो दिखाओगे ना, जो आया जो गया सब दिखाना है आपने। तो यहाँ पे अब मैं यहाँ पे कॉस्ट वाले सेक्शन में लिखूंगा डिस्पोजल, और डिस्पोजल कौन सा एसेट, इक्विपमेंट में ही एक भाई पुराना एसेट जो दिया है वो डिस्पोज हुआ है, कौन सी वैल्यू लिखूं। अब यहाँ पे बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, लेकिन कंफ्यूजन की बात होती नहीं है, आप कॉस्ट सेक्शन बना रहे हो, तो इवन जो एसेट आपने पार्ट एक्सचेंज किया है उसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो कॉस्ट क्या होगी, डिस्पोज होगी। तो यहाँ पे मैं फिर से अंडरलाइन करूँ, द ओल्ड आइटम हैड एन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ $35,000। तो डिस्पोजल की वजह से जो कॉस्ट यहाँ पे अब मैं माइनस करते हुए दिखाऊंगा कॉस्ट के सेक्शन में, वो कितनी माइनस करते हुए दिखाऊंगा, $35,000 करते हुए दिखाऊंगा, क्योंकि मैं कॉस्ट के अंदर मूवमेंट शो कर रहा हूँ ना। मैंने दिखाया कि भाई स्टार्टिंग डेट पे इक्विपमेंट की कॉस्ट वो कितनी थी, हमने निकाली थी $284,000 थी। फिर हमने दिखाया कि भाई हमने एक $42,000 का इक्विपमेंट खरीद लिया, तो हमने कॉस्ट के अंदर इंक्रीमेंट दिखाया। अब जो एसिड बेचा है तो उसकी जो कॉस्ट थी वो हमने क्या करनी है, माइनस करनी है। क्यों सर उसकी कॉस्ट ही क्यों माइनस करनी है, क्योंकि देखो जो यहाँ पे तुम्हारे पास ओपनिंग बैलेंस ऑफ कॉस्ट लिखा है ना तुमने $284,000, ओपनिंग डेट पे क्योंकि वो एसेट पड़ा हुआ था जिसको तुमने पार्ट एक्सचेंज कराया या डिस्पोज ऑफ किया है, तो ओपनिंग डेट पे उस पुराने एसेट की जो कॉस्ट है वो इस 284,000 के अंदर इंक्लूडेड है। तो अब जब तुम क्लोजिंग बैलेंस की तरफ जाना चाह रहे हो तो साल के एंड पे तो वो एसेट चला गया है, जब वो एसेट चला गया है तो उसकी कॉस्ट को रखने का भी कोई तुक नहीं बनता, तो उस कॉस्ट यहाँ पे क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। सो डिस्पोजल 35,000 ब्रैकेट में लिख रहा हूँ क्योंकि ये एसेट जा रहा है, निकल रहा है बिजनेस से, तो इसको मैंने कॉस्ट से क्या कराया है, ओवरऑल कॉस्ट के सेक्शन में इसको मैंने माइनस कराया है। तो आप देखिए हमारी जो भी एडजस्टमेंट थी हमने कर ली। फोर्थ वाली एडजस्टमेंट जो थी उसमें एटलीस्ट कॉस्ट से रिलेटेड, डेप्रिसिएशन से रिलेटेड नहीं किया है। फोर्थ वाली एडजस्टमेंट में वो डेप्रिसिएशन की बात कर रहा है, डेप्रिसिएशन की पॉलिसी बता रहा है, फुल ईयर्स डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेज एंड नन इन द ईयर ऑफ सेल। यानी कि भाई जिस साल एसेट खरीदा है उस साल, ये नहीं कि अब लेट से आपने ऊपर ये इक्विपमेंट खरीदा था 1 जुलाई को, तो इसके ऊपर अब 6 महीने की डेप्रिसिएशन नहीं लगेगी। कह रहा है कि जो एसेट जब भी खरीदा है, खरीदते हुए साल में पूरे साल की डेप्रिसिएशन है, और बेचते हुए साल में कोई डेप्रिसिएशन नहीं है। फिर आगे उसने आपको जो तीनों क्लासेस ऑफ नॉन करंट एसेट के लिए जो पॉलिसी है वो बता दी है, पॉलिसी के साथ साथ रेट और मेथड भी बता दिया कि भाई प्रॉपर्टी को स्ट्रेट लाइन मेथड पे ओवर 20 ईयर्स पे जो है वो करना है, क्या करना है, डेप्रिशिएट प्लांट एंड इक्विपमेंट को 20% पर एनम यूजिंग आरबीएम मेथड, और फर्नीचर्स एंड फिक्चर्स को 20% पर एनम यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। यानी ये सारा का सारा डेप्रिसिएशन से रिलेटेड काम है। तो एज फार एज कॉस्ट इज कंसर्न, कि तीनों नॉन करंट एसेट्स की कॉस्ट के अंदर जो मूवमेंट थी वो मैंने शो कर दी है। तो अब मैं इन सबको ऐड सब्ट्रैक्ट कराऊंगा, तो मेरे पास कॉस्ट एज एट 31 दिसंबर 2020 निकल कर आ जाएगी। तो 320 प्लस 40 ये मेरे पास आ रहा है $360,000। इसको जरा ऐड करा लेते हैं, 284,000 प्लस 42,000 माइनस 35,000, ये आ रहा है 291,000 क्लोजिंग कॉस्ट। और फर्नीचर्स एंड फिक्चर्स में 178 प्लस 25, दैट इज कमिंग अप टू बी एस 2,03,000। ये आपके पास तीनों नॉन करंट एसेट्स की क्लोजिंग कॉस्ट निकल के आ गई। कॉस्ट वाले सेक्शन का काम आपने बेहतरीन कर लिया। अब नेक्स्ट आपने कौन सा सेक्शन बनाना है, अब नेक्स्ट आपने दिखानी है कि इन तीन नॉन करंट एसेट्स की जो डेप्रिसिएशन है
जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट है उसमें क्या मूवमेंट हुई है, तो मैं यहाँ पे हेडिंग दूंगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ओपनिंग डेट पे है, दैट इज एज एट 1 Jan 2020, जो कि आपके पास क्लियरली गिवन थी ऊपर अगर आप जाएं तो यहाँ पे आपके पास फिर से हाईलाइट कर देता हूँ, द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एट 31 December 2019 फॉर ईच कैटेगरी वाज एज फॉलोज। तो ये आपके पास तीनों कैटेगरीज की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, 128, 168, 800 एंड 101, 200। तो लिख लेते हैं 128,000, देन दूसरे वाले की है हमारे पास 168,800, और लास्ट वाले की है हमारे पास ओपनिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 101, 200। ठीक है जी, अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस आ गया, तो ओपनिंग बैलेंस के बाद अब नेक्स्ट काम क्या होता है भाई, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट में नेक्स्ट काम हमारा होता है कि दो ही चीजें होती है अच्छे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट में। एक कि या तो आपने एसेट जो बेसिकली साल भर रखा है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन का चार्ज है, तो चार्ज फॉर ईयर की वजह से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, जाहिर सी बात है जब इस साल एसेट रखे हैं तो इस साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, जिसकी वजह से क्योंकि जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो एक तरीके से टोटल डेप्रिसिएशन होती है तो वो इंक्रीज हो जाएगी। जो भी इस साल का चार्ज होगा उसकी वजह से आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इंक्रीज होगा, तो चार्ज फॉर ईयर यहाँ ऐड हो जाता है। और इसके अलावा जो एसेट्स आपने बेचे हैं, उन बेचे हुए एसेट्स की जो बेचते हुए डेट तक जितनी भी डेप्रिसिएशन आपने चार्ज करी हुई थी वो सारी आपने डिस्पोज करानी होती है, और रीजन सेम है। भाई लेट्स से आपने अगर इस केस में बात करूं, एक प्लांट एंड इक्विपमेंट सिर्फ एक ही नॉन करंट एसेट की क्लास में से बेचा है, प्लांट एंड इक्विपमेंट बेचा था। अब प्लांट एंड इक्विपमेंट जो आपने बेचा था उसके ऊपर कॉस्ट गिवन थी $35,000, ठीक है, और लिखा हुआ था फुली डेप्रिशिएटेड, यानी कि वो पूरा का पूरा $35,000 उसकी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी एग्जिस्ट कर रही थी। अब यहाँ पे जो उसकी डेप्रिसिएशन जो चार्ज हुई भी है $35,000, वो ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन फॉर प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर क्या है, वो $35,000 इसके अंदर इंक्लूडेड है। अब भाई इस साल में जब मैंने वो एसेट ही बेच दिया तो उसकी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को रखने का भी कोई तुक नहीं बनता, तो मैं यहाँ पे डिस्पोजल लिखूंगा, और जो एसेट मैंने बेच दिया है उसकी जितनी भी डेप्रिसिएशन जो चार्ज हुई भी थी अप टिल द डिस्पोजल डेट, वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अब आप अगर मुझसे ये सवाल करोगे सर ये 35,000 ही क्यों है, तो मैं आपको ऊपर ले जाके दिखा देता हूँ। उसने कहा था कि भाई जो एसेट आप बेच रहे हो उसकी कॉस्ट है 35,000 एंड वॉज फुली डेप्रिशिएटेड, यानी जो भी उसकी कॉस्ट है पूरे का पूरा डेप्रिशिएट हुआ है। $35,000 कॉस्ट है तो $35,000 ही उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। तो दैट इज वाई डिस्पोजल के अंदर मैंने क्या माइनस कराया, $35,000 माइनस कराया कि भाई ये तो पूरा का पूरा डेप्रिशिएटेड था। अच्छा, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट काम जो मैंने, जिसके लिए शुरू में थोड़ी सी शायद आपको लगा होगा सर ये क्यों करा रहे हैं, ये सवाल का पार्ट नहीं था, ये मैंने इसीलिए, और पॉल भी इसीलिए लगाया था कि भाई क्या जब आप एसेट रीवैल्यू करते हो उसकी डेप्रिसिएशन राइट ऑफ होती है नहीं होती, तो आप सबने माशाल्लाह सही जवाब दिया था, राइट ऑफ होती है। तो प्रॉपर्टी के अंदर अब ये जो 1,28,000 की डेप्रिसिएशन थी जो मैंने डबल एंट्री भी बनाई थी और उसमें मैंने दिखाया था कि डेप्रिसिएशन को डेबिट करके राइट ऑफ कर रहा हूँ, तो भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर हर मूवमेंट दिखानी है। कॉस्ट के अंदर रिवैल्यूएशन की वजह से जो इम्पैक्ट आया वो भी दिखाया, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट के अंदर भी जो रिवैल्यूएशन की वजह से इम्पैक्ट आया था कि आपने डेप्रिसिएशन को निल जीरो खत्म कर दिया था, तो वो भी 128,000 माइनस करा के दिखाना है कि भाई रिवैल्यूएशन की वजह से हमने पूरी की पूरी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज हुई थी उसको क्या करा दिया, राइट ऑफ करा दिया। ठीक है ना जी, और लास्ट चीज जो आपके पास बची है वो सिंपल चार्ज फॉर ईयर है कि भाई हर नॉन करंट एसेट की क्लास के ऊपर ड्यूरिंग दिस ईयर हमने कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज करी है, तो चार्ज फॉर ईयर। अब चार्ज फॉर ईयर मैंने, अच्छा दूसरा पॉल जो पहला पॉल बेसिकली लगाया था वो मैंने क्या लगाया था कि प्रॉपर्टी के ऊपर बात कर रहा हूँ, मैंने लगाया था कि भाई जब आप एसेट रीवैल्यू कर देते हो, ऊपर जाएं जरा प्रॉपर्टी के उस पर देखते हैं कि क्या वो था, मेथड क्या था। तो प्रॉपर्टी के उस पर था स्ट्रेट लाइन मेथड ओवर 20 ईयर्स, यानी कि जो भी प्रॉपर्टी की कॉस्ट है उसके हिसाब से 20 सालों में उसकी कॉस्ट को क्या कर दो, डिप्रिशिएट कर दो। अब एसेट आपका रीवैल्यू हो गया है, ठीक है ना, एसेट आपका 1 जनवरी 2020 को रीवैल्यू हो गया है। आपसे मैंने सवाल पूछा था कि भाई अगर इतने 20 साल, मैंने पे सवाल किया था 20 साल उसकी टोटल यूजफुल लाइफ थी, और मैंने कहा कि 5 साल बाद उसको
रीवैल्यू करा है। तो अब जो छठा यानी कि जो करंट ईयर है, आफ्टर रिवैल्यूएशन वाला जो सिक्स्थ ईयर है या आफ्टर रिवैल्यूएशन वाला जो ईयर है, उसमें उस एसेट को कितने सालों में डेप्रिशिएट करा होगा। तो मेरी एग्जांपल में तो आप सबने कह दिया था कि सर 20 साल वैसी यूजफुल लाइफ थी, 5 साल बाद आप अगर आप रीवैल्यू करा रहे हैं तो छठे साल में 15 साल की यूजफुल लाइफ के हिसाब से आप उसको डेप्रिशिएट कराओगे। क्यों? क्योंकि 5 साल तो गुजर चुके हैं, बचे हुए साल 15 है। तो अब आप जो उसको डेप्रिशिएट कराओगे रिवैल्यूएशन के बाद, वो जो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है 15 ईयर्स, उसके हिसाब से कराओगे। लेकिन मेरे सवाल में तो मैंने बता दिया था ना 5 साल बाद रिवैल्यू कर रहा हूँ। इस सवाल को पूरा हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। जहां तक ये सवाल जा रहा था, ये एडिशन इन्फॉर्मेशन इस काम की नहीं है, लेकिन जो एडिशन इन्फॉर्मेशन सारे हमारे काम की थी हम सब पढ़ चुके हैं। और रिवैल्यूएशन से रिलेटेड तो सिर्फ उसने एक ही एंट्री दी थी, फर्स्ट ट्रांजेक्शन दी थी, उसने कहा था कि 3,60,000 पे मैं उसको रिवैल्यू कर गया। तो अब नॉर्मल उसकी प्रॉपर्टी की यूजफुल लाइफ 20 साल है, ठीक है। आप इस साल में उसको रिवैल्यू कर रहे हो, उसने कहीं पे ये बात नहीं बताई कि जो ये जिस करंट अकाउंटिंग ईयर के अंदर रिवैल्यूएशन हो रही है, ये करंट अकाउंटिंग ईयर कौन सा, मैंने तो बता दिया ना 5 साल बाद रिवैल्यूएशन हो रही है। लेकिन इसने तो नहीं बताया, ये तो नहीं लिखा हुआ कि भाई प्रॉपर्टी को मैं कितने सालों बाद रिवैल्यू कर रहा हूँ। तो अब सवाल ये उठता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि रिमेनिंग यूजफुल लाइफ अब इस एसेट की कितनी रह गई है। और इससे पहले हम आगे जाएं, वैसे तो माशाल्लाह से आप सबको पता था, लेकिन मैं फिर भी एक नोट लिखवा देता हूँ एहतियाती तौर पे। नोट ये है कि भाई आफ्टर रिवैल्यूएशन, आफ्टर रिवैल्यूएशन ऑफ नॉन करंट एसेट, ऑफ नॉन करंट एसेट, the asset will be depreciated, the asset will be depreciated over its remaining यूजफुल लाइफ। कि उसकी जो बच गई है यूजफुल लाइफ एट द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन के बाद, उस लाइफ के हिसाब से आप इसको क्या करोगे, डेप्रिशिएट करोगे। विल बी डेप्रिशिएटेड ओवर इट्स रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। सवाल ये है कि आपको टोटल ऑप्शंस का अगर एक छोटे सा फॉर्मूला भी बना दे सर, तो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ निकालने का जो तरीका है, दैट इज क्वाइट सिंपल। गिवन दैट आपको पता हो कि कितने सालों बाद आप रीवैल्यू करा रहे हो, वो क्या है कि टोटल यूजफुल लाइफ जो हमारे केस में कितनी है, 20 साल है। टोटल यूजफुल लाइफ 20 साल है, माइनस के आप उसको कौन से ईयर में रीवैल्यू करवा रहे हो। तो 5वें साल में रीवैल्यू करा रहे हो, जैसे एग्जांपल मैंने जो पोल पे लगाई थी 20 - 5, तो 15 के हिसाब, अब आपकी 15 इज योर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, और आप 15 के हिसाब से उसको डेप्रिशिएट कर दोगे। तो टोटल यूजफुल लाइफ माइनस, लिख देते हैं नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर इन विच एसेट इज रीवैल्यूड। 5वें साल में हो रहा है तो 20 - 5 15 हो गया, 10वें साल में हो रहा है तो 20 - 10 10 बच जाएगा। तो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ निकालने के लिए टोटल यूजफुल लाइफ जो है, माइनस के आपके पास भाई कि कौन से साल के अंदर वो एसेट रीवैल्यू हुआ है, 5वें साल, छठे साल, 7वें साल। तो टोटल में से वो साल माइनस कर दोगे, अगर 7वें साल में हुआ है 20 - 7, तो जो बच गया वो 13 ईयर्स रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है, जिसके हिसाब से आप उस नॉन करंट एसेट को डेप्रिशिएट करोगे। इस केस में तो कहीं पर गिवन ही नहीं है कि जो सेकंड वाला पार्ट है, टोटल यूजफुल लाइफ इज 20 ईयर्स, दैट इज गिवन। बट ये चीज गिवन नहीं है कि आप कौन से ईयर के अंदर इस एसेट को रिवैल्यू कर रहे हो, छठा साल, 7वां साल, 8वां साल, 10वां साल, नहीं गिवन। कैसे निकाल सकते हैं सर? इसको निकालने के लिए अब आप देखोगे कि भाई अब तक की हमने प्रॉपर्टी के ऊपर कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज की हुई है। तो अब तक की आपने जो इस प्रॉपर्टी के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज की हुई है, जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी, ओरिजिनल कॉस्ट थी $3,20,000, उसके ऊपर साल के शुरू की डेट पे ही बात कर रहा हूँ, एंड की डेट की बात नहीं कर रहा, क्योंकि एंड की डेट पे तो डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। साल के शुरू की डेट पे द एसेट वाज हैविंग अ कॉस्ट ऑफ $3,20,000 एंड इट वाज डेप्रिशिएटेड विद अ टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ $1,28,000। तो अब अगर तो बहुत सिंपल है, अगर तो आपके एसेट की कॉस्ट $3,20,000 थी, ठीक है ना, और आपको उसको 20 सालों पे डेप्रिशिएट करना था, दैट वाज द टोटल यूजफुल लाइफ, तो 3,20,000 डिवाइडेड बाय 20। तो अगर आप 320,000 डिवाइड बाय 20 करो, तो आपके पास आ रहा है कि भाई पर ईयर की जो डेप्रिसिएशन आपकी बननी चाहिए थी ना, इस हिसाब से वो बननी चाहिए थी $16,000। सिंपल। अब आपने जो अब तक की टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज करी हुई है, वो कितनी चार्ज करी हुई है, वो आपने चार्ज करी हुई है $1,28,000। तो आप इस टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ $1,28,000 को, जो पर एनम डेप्रिसिएशन इस नॉन करंट एसेट की बनती है या बननी चाहिए थी ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स, जब से भी एसेट हमारे पास पड़ा हुआ है, दैट वो $16,000 के भाई हर साल आपको $16,000 को प्रॉपर्टी को डेप्रिशिएट करना था ओवर द नेक्स्ट 20 ईयर्स।
तो पर ईयर की डेप्रिसिएशन को हम डिवाइड करा रहे हैं किससे, जो अब तक की टोटल डेप्रिसिएशन है, दैट इज $1,28,000। तो आपके पास आ जाएगा 128 डिवाइडेड बाय 16, दैट इज कमिंग अप टू बी एज 8। और ये 8 क्या बता रहा है, बहुत कॉमन सेंस की बात है। 16,000 था कि एक साल की डेप्रिसिएशन कितनी होनी चाहिए, 1,28,000 है कि टोटल तमाम सालों की डेप्रिसिएशन कितनी है। तो टोटल तमाम सालों की डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय एक साल की डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच यू हैव डेप्रिशिएटेड दिस प्रॉपर्टी, विच इज कमिंग अप टू बी एज 8 ईयर्स। यानी कि आप 8 सालों तक, यानी कि जब से आपने प्रॉपर्टी ली है उससे लेके अब तक 1 जनवरी 2020 ओपनिंग डेट पे बात कर रहा हूं, अब तक आप इस पे 8 साल की डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके थे। ठीक है, तो ऊपर वाला फॉर्मूला क्या था, नोट फिर से पढ़ते हैं। आफ्टर इवैल्यूएशन ऑफ नॉन करंट एसेट, द एसेट विल बी डेप्रिशिएटेड ओवर इट्स रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। तो अगर कोई बच्चा जो इस एसेट की न्यू कॉस्ट है विच वाज $360,000, उसको 20 साल से डिवाइड करा दे, उसका आंसर गलत हो गया। क्यों? क्योंकि अभी आपको नोट पड़ा है कि रिवैल्यूएशन के बाद रिमेनिंग यूजफुल लाइफ के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। तो 20 साल तो टोटल यूजफुल लाइफ थी, तो सर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी रह गई? ऊपर जो फॉर्मूला लिखा है रिमेनिंग यूजफुल लाइफ का, जिसमें था टोटल यूजफुल लाइफ जो कि 20 साल है, गिवन था नंबर ऑफ ईयर इन विच द एसेट इज रीवैल्यूड। तो 8 सालों तक डेप्रिसिएशन की, और 8 साल के बाद आपने 9वें साल के स्टार्टिंग में पहली तारीख को आपने इस एसेट को रीवैल्यू कर दिया। तो 20 - 8, दैट इज कमिंग अप टू बी एज 12, विच शोज व्हाट, विच शोज दिस इज योर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। और अब आप सिंपल है, 3,60,000 की कॉस्ट थी, यानी कि मैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज निकाल रहा हूँ। डेप्रिसिएशन चार्ज यहाँ कर लेते हैं वर्किंग में। तो मैं चार्ज निकाल रहा हूँ किसका, प्रॉपर्टी का, चार्ज फॉर प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी की न्यू कॉस्ट $360,000 रीवैल्यूड अमाउंट। ठीक है, और रिमेनिंग यूजफुल लाइफ दैट इज 12 ईयर। तो 360, 3,60,000 डिवाइड बाई 12, दैट इज कमिंग अप टू बी एज $30,000। दिस इज द डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर प्रॉपर्टी फॉर दिस अकाउंटिंग ईयर। तो चार्ज फॉर ईयर के अंदर हम लिख देंगे 30,000। ठीक है जी, तो ये हो गया प्रॉपर्टी का काम। फिर आगे प्लांट एंड इक्विपमेंट पर अगर आ जाए, तो प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए जो मेथड था दैट वाज आरबीएम, 20% रेट था। तो आरबीएम के अंदर आपको पता है नेट बुक वैल्यू पर रेट लगता है। नेट बुक वैल्यू का फॉर्मूला होता है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमेशा साल के एंड पे चार्ज करी जाती है, तो कॉस्ट भी मैं साल के एंड वाली ले रहा हूँ, विच इज $291,000। तो मुझे निकालना है बेसिकली चार्ज फॉर प्लांट, और चार्ज फॉर प्लांट निकालने के लिए मुझे सबसे पहले निकालनी है नेट बुक वैल्यू। ठीक है, क्योंकि नेट बुक वैल्यू को रेट से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। नेट बुक वैल्यू का फॉर्मूला ऊपर भी लिखा हुआ था, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है। प्लांट एंड इक्विपमेंट की जो क्लोजिंग डेट पे कॉस्ट है दैट इज $291,000। और क्लोजिंग डेट पे अब सवाल ये उठता है, सर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कौन सी ले? क्लोजिंग डेट वाली एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो फिलहाल अवेलेबल ही नहीं है, वो तो निकालनी है, और उसको निकालने के लिए आपको करंट ईयर का चार्ज पता होना चाहिए। तो इसका जवाब सिंपल सा ये है कि जब आप आरबीएम मेथड लगा रहे हो तो कॉस्ट तो क्लोजिंग डेट वाली ही लोगे, डेप्रिसिएशन लोगे एडजस्टेड। और कौन सी फिगर से उस डेप्रिसिएशन को एडजस्ट कराना है, उसको डिस्पोजल वाली फिगर से एडजस्ट कराना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2,91,000, that is the cost of your plant and equipment minus accumulated depreciation। लेकिन कौन सी वाली, एडजस्टेड वाली, एडजस्टेड फॉर डिस्पोजल, जिसको आप डिस्पोजल की अमाउंट से एडजस्ट करवा चुके हो। तो वैसे तो आपकी जो ओपनिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन थी प्लांट एंड इक्विपमेंट की दैट इज 168,800, लेकिन उसके बाद एक एसिड डिस्पोज हुआ है, तो अब क्योंकि वो एसिड ही नहीं रहा, तो उसकी डेप्रिसिएशन भी हमने कहा था नहीं रखेंगे, -35,000। तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एडजस्टेड वाली कैसे निकलेगी, 168,800 माइनस जो एसिड बेच चुका हूँ उसकी अब तक की जितनी भी डेप्रिसिएशन है वो भी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो एडजस्टेड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो निकल के आ रही है दैट इज 168,800 माइनस 35,000, दैट इज कमिंग अप टू बी एज 1,33,800। और कॉस्ट तो सेम है, कॉस्ट तो आपने क्लोजिंग वाली एडजस्टेड कॉस्ट ही दी थी। तो दिस 133,800 इज रिप्रेजेंटिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन विच हैज बीन एडजस्टेड फॉर डिस्पोजल। ठीक है ना, अगर आपको कभी भी आरबीएम मेथड यूज करना है, उसमें नेटबुक वैल्यू निकाल रहे हो, कॉस्ट तो ठीक है तुमने क्लोजिंग वाली ले ली, डेप्रिसिएशन तो क्लोजिंग डेप्रिसिएशन तो अवेलेबल ही नहीं है, वो तो निकालने के उसमें प्रोसेस में है।
तो ओपनिंग डेप्रिसिएशन एडजस्ट होगी सिर्फ किससे रिलेटेड, अगर कोई एसेट इस साल बेच दिया गया है तो उसकी जो भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी जो एसेट बेचा है वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो उसके बाद एडजस्टेड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आई 133,800। तो अब हम नेटबुक वैल्यू निकाल लेते हैं, 291,000 माइनस 133,800, दैट इज कमिंग अप टू बी एज 1,57,200। और उसके ऊपर जो हमारा रेट था दैट वॉज 20%, यस। तो 1,57,200, 1,57,200 टाइम्स 20%, तो मल्टीप्लाई बाय 20% करें तो आपके पास आंसर आ रहा है 31,440। दिस इज द चार्ज पर ईयर फॉर प्लांट एंड इक्विपमेंट, 31,440। और उसके बाद आपके पास लास्ट जो रह गया फिक्चर्स एंड फिटिंग्स, आई बिलीव वो बहुत सिंपल था। फिक्चर्स एंड फिटिंग्स के लिए उसने कहा था 20% पर एनम यूजिंग एसएलएम। तो फिक्चर्स एंड फिटिंग्स की जो क्लोजिंग कॉस्ट थी दैट वाज 2 लाख, नहीं है गलत लिखी हुई है कॉस्ट एट, 2,03,000 होगी क्या है, वो 178 प्लस 25, 203, हाँ एक जीरो कम है सही। तो 2,03,000 बेसिकली फिक्चर्स एंड फिटिंग्स की क्लोजिंग कॉस्ट थी। और उसके ऊपर जो रेट उन्होंने दिया हुआ है 20% का वो लगा देंगे। तो 203,000, ये हम बेसिकली कर रहे हैं फिक्चर्स का काम। 203,000 टाइम्स 20%, 2,03,000 मल्टीप्लाई बाई 20%, दैट इज कमिंग अप टू बी एज $40,600 डेप्रिसिएशन फॉर फिक्चर्स। ये आ गई आपके पास जनाब डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर फिक्चर्स। ठीक है जी, 8 सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, आपके पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एज एट 31 दिसंबर, क्योंकि इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया था, ओपनिंग बैलेंस लिखूंगा, जो चार्ज फॉर ईयर है वो ऐड हो जाएगा, अगर कोई एसेट डिस्पोज हुआ है तो उसको माइनस करा देंगे। रीवैल्यूएशन की वजह से जो कॉस्ट के ऊपर इंपैक्ट आया था तो वो कॉस्ट के सेक्शन में दिखाया, जो डेप्रिसिएशन के अंदर इंपैक्ट आया था तो वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के सेक्शन में दिखाया। नाउ विल जस्ट कैलकुलेट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर provision for depreciation as at 31 December 2020। तो सिंपली बेसिकली इसको ऐड सब्ट्रैक्ट ही कराना है। तो ओपनिंग बैलेंस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का था 128,000, उसमें से अच्छा है 128 माइनस 128, तो उसका तो बड़ा सिंपल हो गया, सिर्फ बचा ही 30,000। तो द क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन फॉर प्रॉपर्टी इज 30,000। प्लांट इक्विपमेंट का कर लेते हैं, 168,800 माइनस 35,000 प्लस 31,440, 165,240। और उसके बाद लास्ट में हमारे पास बचा फिक्सर्स एंड फिटिंग्स, 101,200 प्लस 40,600, 141,800 आ गया। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे काम खत्म नहीं होता, यहाँ पे पहले तो आपने मेजर मार्क्स आपके हो गए, लेकिन अब आपने लास्ट जो इसके अंदर काम दिखाना है वो दिखाना है कि आपने इसकी साल की शुरू की नेटबुक वैल्यू और साल के एंड की नेटबुक वैल्यू दिखानी है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेटबुक वैल्यू एज एट 31 दिसंबर 2021। तो सिंपल सी बात है भाई, क्लोजिंग कॉस्ट को क्लोजिंग डेप्रिसिएशन से माइनस कर दो। तो प्रॉपर्टी की क्लोजिंग कॉस्ट 3,60,000 थी और उसकी क्लोजिंग डेप्रिसिएशन का बैलेंस 30,000 है, तो 360,000 माइनस 30,000, दैट विल गिव यू $3,30,000 सिंपल। इसके लिए अगर बात करें प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए, तो प्लांट एंड इक्विपमेंट की क्लोजिंग कॉस्ट थी 291,000 माइनस इसकी क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 165,200। तो माइनस 165,200, दैट इज कमिंग अप टू बी एज 125,800। और लास्ट में अगर हम बात करते हैं फिक्सर्स एंड फिटिंग्स की, तो इसकी क्लोजिंग कॉस्ट है 2,03,000 माइनस इसकी क्लोजिंग डेप्रिसिएशन है 141,800, 61,200 जो है वो इसकी क्लोजिंग नेटबुक वैल्यू आ गई। एंड ओपनिंग नेटबुक वैल्यू अच्छा बड़ा सिंपल है, क्योंकि आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। वैसे तो दोबारा से कैलकुलेशन भी कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास ओपनिंग कॉस्ट और ओपनिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी है, लेकिन वही बात है ना, ज़रूरत क्या है जब आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। कहाँ निकाल चुके हो आप, आपने निकाली, अच्छा 2020 है, 2020। तो आपने कहाँ निकाली थी, आपने यहाँ निकाली थी सबसे शुरू में। ये नेटबुक वैल्यू 192, 115, 76,800। तो 192,000 ओपनिंग नेटबुक वैल्यू,
for property, huh? And then we have 1,15,200 for plant. और लास्ट में हमारे पास था नेट बुक वैल्यू ऑफ फिक्चर्स 76,800। 14 मार्क्स आपके जो है वो यहाँ पे ये काम करके कॉस्ट अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना के हो गए पूरे। टोटल के फिगर्स यहाँ पे जो इसका टोटल है, इसका टोटल है, माइनस का टोटल है, इन तीनों का टोटल है, ये यहाँ पे टोटल्स आपने लिखने होते हैं। बट दैट इज सिंपली आप इन तीन को ऐड करोगे, इसका टोटल आ जाएगा, इसको ऐड करके यहाँ आ जाएगा, दोनों को ऐड करोगे ये आ जाएगा -35। तो जो भी इधर हो रहा है ना, जो भी इस रो के अंदर हो रहा है उसको यहाँ पे आप टोटलिंग करके लिखते रहोगे। इवन जो क्लोजिंग डेट पे तीनों फिगर्स को ऐड कराओगे तो उसका टोटल यहाँ आ जाएगा। देन थ्योरी के पार्ट पे आ जाते हैं। द डायरेक्टर्स प्लान टू बाय न्यू मोटर व्हीकल्स इन 2021। एक्सप्लेन टू द डायरेक्टर व्हाई दे नीड टू डेप्रिशिएट मोटर व्हीकल। बहुत ही बचकाना सवाल, लेकिन चलो अच्छी बात है, जहाँ थोड़ी सी टेक्निकल चीज पूछ रहा है वहां पे फ्री के मार्क्स भी दे। तो आपको पता है एज पर मैचिंग कॉन्सेप्ट, एज पर मैचिंग कॉन्सेप्ट which states that revenues of one accounting year are to be matched, are to be matched with expenses of same accounting year। क्योंकि देखिए आपको डेप्रिसिएशन इसलिए चार्ज करनी होती है कि आप एक अगर 1 लाख का एसेट ला रहे हो जिसको अगले 20 साल तक इस्तेमाल करोगे, तो आप उसकी कॉस्ट को मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से 20 सालों तक स्प्रेड करोगे और उसका छोटा छोटा पोर्शन विद द नेम ऑफ डेप्रिसिएशन लेके जाओगे। क्योंकि वो नॉन करंट एसेट अगर आपको अगले 20 सालों तक रेवेन्यू कमाने में मदद कर रहा है, तो उसको अगले 20 सालों तक उसकी कॉस्ट को स्प्रेड करके एक्सपेंसेस में लेके जाओ, ताकि रेवेन्यूज ऑफ वन अकाउंटिंग ईयर आर टू बी मैच विद द एक्सपेंसेस ऑफ सेम अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, इसी तरीके से आज पर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी, भाई प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है एसेट्स एंड प्रॉफिट शुड नेवर बी ओवरस्टेटेड। एज पर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है? विच स्टेट्स दैट एसेट्स एंड प्रॉफिट्स should never be overstated, should never be overstated to represent a true and fair view of the business। तो भाई ये दो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं जिसकी वजह से आपको डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज करनी पड़ती है। एंड लास्ट में कहते हैं एक्सप्लेन द डायरेक्टर्स द इम्पैक्ट ऑन द प्रॉफिट ऑफ यूजिंग ईच ऑफ द स्ट्रेट एंड द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। तो अंडर एसएलएम depreciation charge depreciation charge is constant over the years, is constant over the years as it's applied to cost of asset, as it's applied to cost of asset, but the profits will fall in later years। क्यों भाई लेटर ईयर्स में प्रॉफिट क्यों फॉल होंगे? अगर आप एसएलएम मेथड फॉलो कर रहे हो तो विल फॉल इन लेटर ईयर्स व्हेन मेंटेनेंस चार्ज विल इंक्रीज। क्योंकि जैसे जैसे एसेट पुराना होगा मेंटेनेंस चार्ज बढ़ता जाएगा और आपकी डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट है वो क्या होगी? वो फिक्स रहेगी। तो डेप्रिसिएशन की अमाउंट फिक्स है और मेंटेनेंस बढ़ता जा रहा है, तो आपका एक्सपेंस का जो पोर्शन है वो बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपके प्रॉफिट क्या होंगे? नीचे जाएंगे। बट द प्रॉफिट विल फॉल इन लेटर ईयर व्हेन मेंटेनेंस चार्ज विल इंक्रीज। However, under RBM, however, under RBM, depreciation is charged on net book value. Depreciation is charged on net book value, which makes it higher
which makes depreciation higher, which makes depreciation higher in initial years and lower in later years. However, profits would stay consistent as fall in depreciation, as fall in depreciation is compensated by increase in repairs cost. So this was your complete 25 mocha question, May June 2021 paper 3 variant 2.